नेक्स्ट टॉपिक है आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये यूनिट 3 से है। देखते हैं हम प्रोटीन अपचय की कुछ क्रियाएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन को हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ना, उनका पाचन होता है, जिसके फलस्वरूप एमिनो एसिड का निर्माण होता है। एलिमेंट्री कैनाल में इन्हीं एमिनो एसिड का अवशोषण भी होता है। फिर ये जो अवशोषित एमिनो एसिड होते हैं वो ब्लड के माध्यम से लिवर सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, इनका मुख्य स्थान बोल सकते हैं हम लीवर होता है। जो लिवर सेल्स होते हैं उनके साथ साथ ये एमिनो अम्ल जो क्षतिग्रस्त टिश्यूज होते हैं उनमें भी वहाँ तक भी ये पहुँचाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यदि हम बोले कि जो लिवर सेल्स होते हैं उनमें डीएमिनेशन, साथ ही साथ यूरिया का फॉर्मेशन, ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांसमिथिलेशन जैसे क्रियाओं का संपादन भी इसी में होता है। जैसे नॉर्मली तौर पे बोले तो पाचन के दौरान जो विभिन्न प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स की मदद से एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं, इनका अवशोषण हो जाता है। साथ ही साथ इनका प्रयोग या तो प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है अथवा अधिक मात्रा में होने पर इनकी ऊर्जा भी इनसे ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। इसी दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जल के अणु होते हैं और साथ ही साथ ये अमोनिया में विघटित हो जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन एनाबॉलिज्म की, तो प्रोटीन अम्ल प्रोटीन संश्लेषण की रचनात्मक इकाई होती है। शरीर के जो विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं ना, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए रुधिर में बनने वाले एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजन लिवर्स में, और हमने आपको बताया था मायोसिन पेशिकाओं में भी आदि, और घाव भरने में भी एक प्रोटीन संश्लेषण का उपयोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को एक श्रृंखलाबद्ध कर करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर देती है। और इसी प्रक्रिया में डीएनए का, जैसे डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करती है, जो कोशिका द्रव्य में आकर के हम बोल सकते हैं वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या राइबोसोम, उस पर आपके ट्रांसफर आरएनए के साथ साथ उसके साथ मिल करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाती है। तो शरीर के जो लिवर सेल्स होते हैं उनमें अमीनो अम्ल का हम बोल सकते हो भंडारगृह होता है। अब देखते हैं प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के, तो जो निम्न टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी डीएमिनेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें एमिनो अम्ल के एक अणु से दो अणु और कीटो अम्ल का निर्माण, इसे ही हम डीएमिनेशन कहते हैं या कहलाता भी है। यह लिवर्स में अमोनिया का अधिकांश भाग यूरिया के निर्माण में उपयोग होता है। इसमें ही हम सबसे पहले देखें यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की, तो वह प्रक्रिया जिसमें एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज, जो हम बोल सकते हैं एमिनो एसिड ऑक्सीडेज होता है, एग्जांपल के लिए फैल्विन एंजाइम, उनकी उपस्थिति में होता है। साथ ही साथ ये फैल्विन जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन ग्राही की तरह कार्य करते हैं। बात करें नेक्स्ट आपकी हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन की, तो वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनल एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। कुछ विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल, मुख्यतः जिन्हें हम बोल सकते हैं सल्फर भी प्रेजेंट होता है, जैसे एस्पार्टिक अम्ल होते हैं ना, उस तरह की। यहाँ हम बोल सकते हैं जो ये ग्लूटामिक एसिड भी होती है उनको डीएमिनेट करते हैं, ये डीएमिनेट कर देंगे। अगर इनके फीचर्स की बात करें, हम देखिए ग्लूकोजेनिक साथ साथ कीटोजेनिक जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके फ्यूचर क्या होगी, भविष्य क्या होगा। तो इनमें भी आती है आपकी, सबसे पहले आती है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स। तो इस प्रकार का जो एमिनो अम्ल होता है वो डीएमिनेशन के फलस्वरूप ही जो पैरुविक अम्ल होते हैं उनके ऑक्सीलोइड या अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, साथ ही साथ जो सैक्सिनाइलिक उनका निर्माण करते हैं। ये
तभी संभव होता है जब इनके बीच इंटरमीडिएट्स हो। पायरुविक अम्ल को हम फॉस्फोफेनाइल पायरुविक अम्ल में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिसे हम ग्लूकोजेनिक के द्वारा ग्लूकोज में भी बदल सकते हैं। और इन एमिनो अम्ल को हम एंटी केटोजेनिक अमीनो अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो शरीर में कीटोन बॉडीज होती है ना, उनके बनने को ये रोक देती है। सेकेंड देखें कीटोजेनिक एमिनो अम्ल। तो इस प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं वो डीएमिनेशन के पश्चात ही जो एसिटिल होती है, एसिटिल में बदल जाते हैं, जिन्हें हम कीटोन बॉडीज का यहाँ पे बोल सकते हैं कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। या जो एसिटिल होते हैं वो एसिटिल से एसिटो एसिटाइल का निर्माण करती है। साथ ही साथ लीवर में एसिटोएसिल से ये आपकी 3-हाइड्रोक्सी या 3-मेथाइल ग्लूटेरिक में कन्वर्ट हो जाती है। अब इन्हीं उत्पादकों को यहाँ पे कीटोन बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपकी आती है ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक एमिनो एसिड। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि आइसो सॉल्यूशन होती है या लाइसिन होती है, साथ ही साथ आपकी जो फिनाइलएलनिन होती है या टायरोसिन की बात करें, जो ग्लूकोज और जो ये कीटोस बॉडी होती है ना, उनका फॉर्मेशन करती है, उन्हें हम कह सकते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल को हम ग्लूजेनिक या कीटोजेनिक एमिनो अम्ल कहते हैं, जिनमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडी दोनों का फॉर्मेशन है। बात करें हम नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड की, तो डीएमिनेशन के फलस्वरूप ही बने जो अमोनिया के एक अणु होता है वो क्रेब्स चक्र के प्राप्त अल्फा कीटोनिक अम्ल से कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्रिया करके यहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करती है, और यह प्रक्रिया ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्फॉर्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक अम्ल एस्फॉर्टिक ग्लूटामिक जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम होते हैं उनके प्रेजेंस में या उनकी उपस्थिति में अपने जो उनके जो एमिनो एसिड भाग होते हैं उनको ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल को दे करके स्वयं पुनः अल्फा कीटो जो ग्लूटेरिक अम्ल होते हैं उनमें बोल सकते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सी एसिटिक अम्ल होते हैं वो अमोनिया से भी क्रिया करके एस्फॉर्टिक अम्ल का निर्माण करती है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल क्रेब्स चक्र में क्या करता है, इंटर कर जाता है, वहां से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्निथिन, या हम बोल सकते हैं क्रेब्स हैसलैंड साइकिल, जिनमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे लिवर्स में क्या होती है, डीएमिनेशन के फलस्वरूप निकलने वाले जो अमोनिया होते हैं वो जहरीले होते हैं, उसको क्या करती है, इस प्रोसेस में निष्कासित किया जाता है, और इसको निष्कासित करने से काफी मात्रा में यहाँ पे आपके जल की हानि होती है। जल के संरक्षण के लिए जो मैमल्स होते हैं उनके लिवर्स में अमोनिया को क्या किया जाता है, यूरिया में बदला जाता है, और इस प्रक्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। यह अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ फॉस्फेट से मिल करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, जो क्या करती है, एनॉर्थिन नामक एमिनो अम्ल में, जो एनॉर्थिन नामक एमिनो अम्ल से जुड़ करके सिस्टोलिन का निर्माण करती है, यहाँ पे सिस्टोलिन का फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ यह सिस्टोलिन अब जो एस्फॉर्टिक अम्ल होते हैं एमिनो अम्ल उनके साथ जुड़ करके ऑर्जिनोसैक्सिनिक अम्ल बनाती है, और यही पदार्थ टूटने से जब हमें ऑक्सिलिन और प्यूमेरेट उत्पन्न करती है। साथ ही साथ जो ऑर्जिनिन होती है वो जल से संयोग करती है, साथ ही साथ जो ऑर्थिनिन होती है वो पुनः हमें क्या होती है, इस तरह से प्राप्त हो जाती है, जो हमें जिस रूप में स्टार्ट किए थे उसी रूप में प्राप्त होती है। इसमें इसके साथ साथ आपकी यूरिया मुक्त हो जाती है।
नेक्स्ट आपके आती है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें जो दाता एमिनो एसिड होते हैं उनसे ग्राही कीटो अम्ल जो एमिनो ग्रुप्स होते हैं उनको ग्रहण करके एक नया एमिनो अम्ल बना लेती है। इसे ही हम ट्रांसएमिनेशन कहलाती है या कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, किंतु ये मुख्य रूप से या बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से यह लीवर सेल्स में ही होती है। इस प्रक्रिया में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित होकर के साइट्रिक अम्ल चक्र में प्रवेश करके यहाँ पे एनर्जी ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। साथ ही काम कुछ सामान्य रूप से आपके साइट्रिक अम्ल चक्र के यौगिक भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रांसमिथाइलेशन की, तो वह प्रक्रिया जिसमें एमिनो अम्ल का मैथिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल में स्थानांतरित किए जाते हैं जिससे शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल का निर्माण हो सके, उसे हम ट्रांसमिथाइलेशन कहते हैं या कहलाता है। इसी प्रक्रिया में अलग हुए मेथिल समूह प्राय बोल सकते हैं हमें कॉलिन या क्रिएटिन या अन्य एमिनो अम्ल को ये बनाने के काम में आते हैं। ट्रांसमिथाइलेशन सल्फर क्या करती है, कैंटिनिंग जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके उपचय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका शो करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम डीकार्बोक्सिलीकरण की, तो डीकार्बोक्सिलीकरण में जो ये क्या होती है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में एमिनो अम्ल से कार्बोक्सिलिक समूह निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रक्रिया को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया में आपकी पैराडॉक्सिन या एक कोएंजाइम्स का वर्क करती है। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन उपचय का नियमन किस तरह होता है, तो प्रोटीन उपचय का नियमन हम बोल सकते हैं विभिन्न जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट आती है आपकी जो इंसुलिन जो पैनक्रियाटिक डक्ट से सीक्रेट होती है, एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण और डीएमिनेशन को ये रोक देती है। साथ ही साथ कोशिकाओं में प्रोटीन संचय को भी प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट आती है थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होती है और यह एमिनो अम्ल को ऑक्सीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न ग्लूकोकॉर्टिकाइड सेल्स में जो संचित प्रोटीन होते हैं उनको डायमिनेशन के थ्रू ये फ्री कर देती है, स्वतंत्र कर देती है। नेक्स्ट आती है आपकी ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, वो क्या होती है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होती है, कोशिकाओं एवं टिश्यूज में जो प्रोटीन सिंथेसिस को ये भी प्रोत्साहित ही करती है। साथ ही साथ नेक्स्ट आती है आपकी रेगुलेशन में ही फिफ्थ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिस शॉर्ट में ACTH कहते हैं, और जो क्या करती है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सीक्रेशन को ये उत्प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखिए आपकी बायोसिंथेसिस की, तो अगर हम प्रोटीन के बायोसिंथेसिस की बात करें तो इनमें जैसे लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल अनेक प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं और यही प्रोटीन्स मनुष्य के शरीर में होने वाली जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका रेगुलेशन करती हैं, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचनाएं जैसे कोडेड प्रेजेंट होते हैं और जिन इन सूचनाओं को क्या करता है प्रोटीन्स के रूप में अभिव्यक्त करता है और प्रोटीन एमिनो अम्ल के क्रम में व्यवस्थित होने से ही बनते हैं। अगर इनकी संश्लेषण की बात करें तो सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा होगा जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना तब अनुलेखन की प्रक्रिया होती है जिसमें DNA से mRNA का निर्माण होता है, फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है mRNA से प्रोटीन, हम बोल सकते हैं mRNA प्रोटीन में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये सेंट्रल डोग्मा होता है।